हेलो फ्रेंड्स। तो आप में से किसी ने अगर सोचा है कि आपकी लिखी स्टोरी आपकी रियलिटी बन जाए तो क्या होगा। ये स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है। स्टोरी की स्टार्ट में हम देख पाते हैं एक पर्सन जो कि नॉवल के अंदर मर रहा है और वो कहता है मैं एक सपने में हूँ और ये सपना जल्द ही टूटने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस सपने को मैं खा जाऊँ, पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ और इसकी लंबाई और भी ज़्यादा बढ़ा दूँ, मतलब ये सपना कभी ख़त्म ही ना हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं स्टोरी के अंदर वो पर्सन मारा जा रहा होता है और उसके सामने एक और पर्सन खड़ा होता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा जीऊँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि मैं मर रहा हूँ। इसी के साथ सामने खड़ा वो पर्सन कहता है चलो फाइनली ये सब ख़त्म हुआ, ये मारा जा चुका है। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है और कहते हैं इसी के साथ सदी के सबसे बड़े विलन की मौत हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम देख पाते हैं इसी के साथ इसकी एंडिंग लिखी गई होती है और राइटर हमें बताता है कि यहाँ पर इसकी मौत के साथ ही इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाएगी। इसका अगला चैप्टर मैं जल्द ही लिख दूंगा, ऐसा सोचते हुए वो तैयार होता है, लेकिन वो दुखी भी होता है कि यहाँ पर नॉवल उतनी जल्दी ख़त्म हो रही है। एक नॉवल लिखना सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला काम होता है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और यहाँ पर उसने एक नॉवल को लिख दिया है। ये नॉवल बाकी नॉवल्स के बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो पावरफुल नहीं है। इसका मतलब जो विलन है वो हद से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी के साथ वो थोड़ा शांति से बैठा होता है, लेकिन तभी रात के समय दरवाजे पे दस्तक होती है और ये पता नहीं कौन है, जिसे चेक करने के लिए नॉवलिस्ट बोलता है कि कौन है वहाँ पे। इस टाइम भला कौन हो सकता है, इतनी रात के वक्त भला कौन घर पे आ सकता है। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के समय जो बच्चे होते हैं वही यहाँ पे मजाक कर रहे हो, लेकिन एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये चीज़ देखकर वो खुद भी हैरान होता है कि क्या ये आवाज़ अचानक से बंद हो गई, शायद बच्चे ही होंगे और मुझे ऐसा लगता है या फिर कोई दारू पी के ऐसे ही दरवाजे पे ठोक रहा होगा। जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है और कहता है चलो ये बेकार नहीं है, अब जा करके शांति से सो जाते हैं। अचानक उसके सामने मीन्स कि उसके सर के ऊपर एक पेपर अपीयर होता है, जिसे देखकर वो शॉक होता है कि क्या ये भला किस तरह का पेपर है और ये अचानक से कहाँ आ गया है। वो कहता है कि क्या रुको ज़रा, ये तो वही गिफ्ट है जो मैंने मेन प्रोटैगनिस्ट को दिया था। इतने में वो गिफ्ट को खोलता है जहाँ पे लिखा होता है क्या एक गिफ्ट। अचानक से उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती है। ये गिफ्ट होता है उसी विलन का जो अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया होता है, उसके अंदर से रेड एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसको देखते हुए खुद नॉवलिस्ट भी शौक होता है कि क्या ये भला कैसे हो सकता है। वो विलन जिसकी आखिरी सांसें बची होती हैं और वो कहता है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैंने अपनी जगह को तुम्हारे साथ बदलने का सोच रखा है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अपने एफर्ट्स दिखाओ और तुम बच सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से ये सोच रहा था कि जिसने भी मेरी फ्रेंड और फैमिली को ख़त्म किया है मैं उसको जा कर के एक सबक सिखाऊं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ ये एक कहानी थी और तुम उसके नायक थे। एक तरह से कहा जाए तो राइटर, तुम जो चाहते हो वही होगा, लेकिन अब एक बार फील करके देखो कि उस स्टोरी के अंदर होता क्या है, मेरे साथ कितना बुरा हुआ और मैं वहाँ पर कैसे जी रहा था। यही सब कहते हुए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। उल्टा जो राइटर होता है वो भी डर रहा होता है कि क्या मेरी स्टोरी यहाँ पर रियलिटी में कैसे आ गई, ये नामुमकिन है। और अचानक वो ज़ोरदार चीख मारता है और वहाँ से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक ग्लिच की तरह वहाँ से गायब होने लगती हैं। हम देख पाते हैं वहाँ पे सदी का सबसे बड़ा विलन जो कि यहाँ पर अभी भी हंस रहा होता है और कहता है चलो एक बार इमेजिन करो और वहाँ पर जाकर खुद विटनेस करो इस चीज़ को कि ये कितनी ज़्यादा दर्दनाक है। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक रॉयल रूम का सीन जहाँ पर कि अपना नॉवलिस्ट यहाँ पर बैठा होता है, मीन्स कि लेटा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है ये अच्छा ये सब एक सपना था, मुझे तो लगा कि मैं मार ही जाऊंगा। लेकिन तभी अपनी आसपास की चीज़ें उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है ये कपड़े और ये कपड़ों के ऊपर ये चमड़ी, ये सब कुछ ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और जैसे ही वो अपने को आपको शीशे में देखता है
यहाँ पर वो विलन कोई और नहीं खुद नोवेलिस्ट बन चुका होता है। वो कहता है ये बेकार सा चेहरा और ये क्रिम्सी रेड हेयर ये सच में वही है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। ये बेकार आंखें और वो पर्सन ये मार्क, हाँ ये बिल्कुल वही है। मैं रिकारनेट हो चुका हूँ उसकी बॉडी में, ये कितना ज़्यादा बेकार है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि जो आर्सन आइडल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन है इस नॉवल का। मेरी नॉवल के अंदर विलन सच में ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जो ये वक्त है और ये जो जगह है ऐसा लगता है कि जल्द ही मुझ पे अटैक होने वाला है। और अब हमें हमारे विलन की थोड़ी बैक स्टोरी को बताया जाता है, जहाँ पर कि ये एक हाफ डीमन होता है और इसके अलावा इसकी जो मिक्स ब्लड लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस के बीच रहता है। सिक्स्थ फैमिली जो स्पेशल फैमिली है वो इसके पीछे पड़ी हुई है। एक टाइम के बाद यही सिक्स फैमिली मिल करके जो एरिन है उसको मार देंगे और ये पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो जाएगा, इसकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। आर्सन एडल उसकी लाइफ बेकार है, कोई भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहेगा, लेकिन फिर भी नॉवलिस्ट यहाँ पे स्माइल करता है और कहता है वो मेरे से रिवेंज लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं खुद यहाँ पर क्रिएटर हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी बेकार लाइफ जी रहा हूँ, चलो जाने देते हैं। वो स्टेटस विंडो को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर सबसे पावरफुल चीज़ जो कि उस नॉवलिस्ट के पास थी वो कुछ और नहीं, वो एक स्टेटस विंडो थी, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा पर्सन कभी नहीं बनना चाहता जो दूसरों के कहने पे चले और वहाँ पर जाकर सिर्फ मेन कैरेक्टर के हाथों मारा जाए, ऐसा वो कभी भी नहीं चाहता है। इसी वजह से वो इसकी बात नहीं सुनने वाला। लेकिन एक दिक्कत और है, वो माना को फील नहीं कर सकता, भले ही उसके पास 300 पॉइंट हो माना के, लेकिन वो इसका यूज़ नहीं कर सकता, तो ये सब बेकार है। लेकिन तभी दूर उसकी नज़र पड़ती है उसी पेपर पे जो उसको गिफ्ट के तौर पर मिला था। वो खुद भी हैरान होता है कि क्या ये पेपर ये वहीं पे है, अभी तक मैंने सोचा नहीं था। चलो इसको चेक करते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। मुझे याद है इसी के ज़रिए उसने मुझे इस वर्ल्ड में भेजा है और मुझे लगता है कि मैं अपने वर्ल्ड में भी इसी के ज़रिए जा पाऊँगा। जैसे ही वो इस पेपर में जाकर देखता है वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता। वो खुद भी हैरान होता है कि क्या इस पेपर के ऊपर भला कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है। वो कहता है आखिरकार इस पर कोई टेक्स्ट क्यों नहीं है, मुझे बताओ कि मुझे यहाँ से कैसे जाना है, ये सब बेकार है। अचानक से उसके ऊपर लिखना शुरू होता है और उससे पूछा जाता है क्रिएटर तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। यस या और नो का ऑप्शन दिया गया होता है। सच में नॉवलिस्ट ये देख करके शौक होता है कि क्या क्रिएटर तुम मुझसे पूछ रहे हो, यहाँ पर मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता, मुझे बताओ कि तुम मुझे हाँ कहो। और वो हाँ कह देता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लिख के आता है लिख कर बताओ, जिसके बाद राइटर लिखता है ये। इसी के साथ वहाँ पर टाइपिंग शुरू होती है और बताया जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन परचेस कैसे करनी है, तुम्हें ये सब बताया जाएगा। तुम्हारे पास कोई से भी सवाल होंगे उनके आंसर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनके बदले तुम्हें पैसे, कोई चीज़ या फिर कोई ना कोई चीज़ देनी होगी। ये ऐसी ही चीज़ें बतती जाती हैं और वो कहता है अच्छा ठीक है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे देना, सीधी बात यही है ना। जिसके बाद वहाँ लिखा जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा प्राइस होगा। इसी के साथ क्रिएटर कहता है चलो ठीक है, मुझे बताओ कि मैं अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ, वापस से मुझे अपनी बॉडी में जाना है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा लिख कर आ गया होता है। इसे देखते हुए क्रिएटर शॉक होता है और कहता है क्या ये सब बेकार है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, मुझे बताओ कि मैं अपने माना को और इसके अलावा जो एडल्स की टैडस है उसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ जैसे ही वो लिखना कंप्लीट करता है, इसके साथ ही वहाँ चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है। बताया जाता है ये क्वेश्चन ईजी है, इसी वजह से इसकी कोई पेमेंट नहीं ली जाती है। इसी के साथ चारों तरफ एक माना का फ्लो बह जाता है, जिसे देखते हुए क्रिएटर हैरान होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी। जिसके साथ उसे बताया जाता है क्रिएटर तुम्हारे ऊपर कुछ मेथड को अप्लाई किया जा रहा है, इसी वजह से तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। इसके साथ अपना राइटर इसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चलो ठीक है इसे शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसका माना फ्लो एक्टिवेट हो जाता है। उसके हाथों के ऊपर डार्क चक्रा अपीयर होता है जो डार्क कलर के एक टोर्नेडो की तरह दिख रहा होता है और वो कहता है कि ये मज़ेदार है लेकिन ये छोटा है, शायद वक्त के साथ मैं इसे बड़ा कर पाऊँ, लेकिन ये पहले से ज़्यादा हैंडी हो चुका है। इसी के साथ उसका किलिंग इंटेंट भी एक्टिवेट हो जाता है, जो ज़्यादातर लोगों पर तो काम नहीं करने वाला है, जैसे कि जो यहाँ पर वॉरियर होंगे या फिर जो नाइट होंगे उनके ऊपर ये
काम नहीं करेगा जो मामूली लोग होंगे, लेकिन उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक काम करने वाला है। इसी के साथ वो कहता है इसकी लास्ट स्टेज वही है जो कि है पोजीशन ट्रांसफ़र, जो कि एक बहुत ज़्यादा मस्त लेवल की स्किल है जिसका यूज़ करते हुए वो किसी भी चीज़ के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्किल है। इसी के साथ वो सोचता है कि चलो बढ़िया है, एक बार इसका यूज़ करते हैं। उसके नीचे की तरफ एक अजीब सा एरे फॉर्म होता है और वो सोचता है कि कहाँ, अभी के लिए वो इसे कहाँ यूज़ करे। लेकिन जैसे ही वो देखता है सामने की तरफ, उसके सामने ही एक अजीब सा पुतला रखा होता है जिसके ऊपर आर्मर चढ़ा होता है, जिसको हम नाइट भी कह सकते हैं। वो कहता है पोजीशन ट्रांसफ़र मूव। इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। वो मूर्ति भी डिसअपियर होके एरिन की जगह पे चली जाती है और एरिन वहाँ से हट जाता है। एरिन वहाँ पे नीचे गिर चुका होता है और वो कहता है पहली बार में ये उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ मैं इसे सीख जाऊँगा और धीरे धीरे इसे मास्टर कर लूँगा। चाहे इसके लिए मुझे इसे 10 बार 20 बार चाहे इसको 50 बार ही क्यों ना करना पड़े, मैं इसको करता ही रहूँगा और जब तक इसे मास्टर नहीं करता मैं इसको यूज़ करूँगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं ढेर सारे नाइट्स जो कि तेज़ी के साथ एरिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी चलो, हमें उसे वहाँ पर ख़त्म कर देना है। इसी के जस्ट बाद हम आर्सन फैमिली के एक पैलेस को देख पाते हैं जहाँ पर कि एरिन यहाँ पर होता है और ढेर सारे सोल्जर इसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। 2 बटलर जो इसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन सामने की तरफ जो नाइट है उसकी पावर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसके बोलते ही ये दोनों साइड हट जाते हैं और कहते हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, हम उनको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसके गले पे भी वैसा ही मार्क बना हुआ है जैसे कि एरिन के गले पे बना हुआ है। इसी के साथ वो कहते हैं चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो बटलर है वो भी कहता है कि ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। इसी के साथ वो नाइट भी आगे बढ़ जाता है। हम देख पाते हैं जैसे ही वो नाइट एरिन के पास आता है, एरिन जो कि यहाँ पर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है सर फेल्टेज, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अच्छा आप मुझे यहाँ पर लेने आए हैं, लेकिन फिर सच में अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। और इसी वजह से जो यहाँ पर नाइट होता है वो कहता है जाओ और उसको लेकर आओ यहाँ पर, हाँ उसको तो मार भी सकते हो। इसी के साथ एक नाइट आगे बढ़ जाता है और कहता है ठीक है सर, लेकिन अपना एरिन किसी से कम नहीं है। वो कहता है पोजीशन ट्रांसफ़र और इसी के साथ जो उसकी पोजीशन है वो यहाँ से बदल जाती है। सामने की तरफ पड़ी तलवार वो उसके हाथों से ही गायब हो जाती है और वो एक पर्सन भी देख करके शॉक होता है कि क्या अचानक से तलवार कहाँ जा चुकी है। और उस तलवार की जगह पे अपना एरिन इसके ऊपर सीधे अटैक कर देता है और एक ही अटैक के साथ में वो नाइट यहाँ पर मारा जाता है। जितने भी दूसरे नाइट होते हैं वो शॉक होते हैं और इनका लीडर जो कि शांति से खड़े है सब देख रहा होता है। एरिन एक झटके के साथ पीछे जाता है और कहता है ये सब अभी बेकार है। इसी के साथ जो मेन हेड है वो कहता है जल्दी से इस पे अटैक करो, इसको ख़त्म कर डालो, एरिन को यहाँ से जाने नहीं देना है, उसको यहीं पर ख़त्म कर देना है। इसी के साथ जितने भी गार्ड होते हैं वो अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। एरिन जो कि सीधे खिड़की तोड़ के वहाँ से कूद जाता है और कहता है मैं बड़े आराम से इससे बच सकता हूँ। वो करीब 3री या 4थी मंजिल पे होगा, लेकिन वो अपने चाकू को तेज़ी से नीचे थ्रो करता है और वहाँ से अपने टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करता है। और हाँ, मैं इसको पोजीशन ट्रांसफ़र अब नहीं कहूँगा, इसको टेलीपोर्टेशन ही कहूँगा। इसी के साथ वो टेलीपोर्ट हो जाता है सीधे नीचे और वहाँ से भागने लगता है और कहता है सच में ये बेकार है। फॉरेस्ट के अंदर मुझे पता है एक जगह है जहाँ पे एक चीज़ है, उसके पास ही मुझे जाना होगा। इसी के साथ मेन नाइट कहता है जाओ उसका पीछा करो। इसी के साथ हम देख पाते हैं आर्सन फॉरेस्ट का सीन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा घना भी होता है। इसी के साथ हम एरिन को देख पाते हैं जो कि यहाँ से नाइट से बच के भाग रहा होता है और कहता है मुझे अभी भी याद है कि मैं यहाँ से लकली बच तो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा। लेकिन एक तरीका है यहाँ पर बचने का। मुझे अभी भी याद है कि मुझे वहाँ पे एक गेट मिलेगा जो कि सीधे डीमन रियलम के लिए जाता है, मैं उसका यूज़ करके बच सकता हूँ। अगर मैं एक बार उसमें चला जाता हूँ तो मैं आराम से बच भी सकता हूँ, वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन मैं बच जाऊँगा। लेकिन एरिन की किस्मत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार होती है क्योंकि यहाँ पर जो मेन नाइट है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। वो कहता है सभी इधर उधर फैल जाओ और जहाँ भी वो दिखे उसको वहीं पर मार देना। इसको देखते हुए एरिन हैरान होता है और कहता है कि क्या मैं अब यहाँ से नहीं बच सकता। और तभी
एरिन की किस्मत इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ता है और इसी के साथ एरिन समझ जाता है कि उसकी मौत बहुत ज़्यादा करीब है। एक ज़ोरदार स्लैश जिसके साथ वहाँ मौजूद जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बुरी तरह से कट जाते हैं। सामने से वही मेन नाइट जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ आगे बढ़ता है, उसकी तलवार बहुत ज़्यादा माना से चमक रही होती है और वो कहता है तुम यहाँ पर नहीं बच सकते। एरिन जैसे तैसे वहाँ से बच करके भाग रहा होता है और कहता है जल्दी से मुझे वो जगह ढूंढनी होगी, वो कहाँ पर है, रुको ज़रा, मुझे पता है कि ये सब कैसे करना है। वो तेज़ी से उस पेपर पे लिखता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पर कि वो गेट है, डिमोनिक गेट, मुझे बताओ जल्दी से। जिसके बाद वो पेपर पूछता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें इसके आंसर के लिए 100 गोल्ड कॉइन या फिर कोई आर्टिफैक्ट देना होगा जो कि ए रैंक पे हो या फिर किसी तरह की कोई चीज़ जो इससे भी हाई रैंक पे हो। जिसके साथ एरिन कहता है कि क्या तुम ऐसी कैसी बकवास कर रहे हो, कोई भला ये सब लेके कैसे घूम सकता है, लेकिन रुको शायद मेरे पास कुछ है। एंड तभी एक अटैक होता है जिससे एरिन पीछे उड़ते हुए जाता है, वो दूर जाके गिर जाता है और कहता है कि क्या ये सब क्या था। सामने से वही मेन हेड कहता है क्या तुम यहाँ से जिंदा बच के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब बेकार है, अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, इसका मतलब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकते चाहे तुम चाहो या फिर ना चाहो। सामने से एरिन कहता है क्या तुम मेरा यहाँ मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सब बेकार है, तुम मुझे नहीं मार सकते। एरिन जो कि यहाँ पर गुस्से से कांप रहा होता है और कहता है कि सच में ये सब बेकार है, मेरे पास एक मेथड और बचा हुआ है। जिसके साथ एरिन उठता है और कहता है तुम मेरा सामना करो। सामने से वो पर्सन कहता है क्या तुम अभी भी रेजिस्ट करना चाहते हो, मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम यहाँ पर आराम से मान जाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं मानने वाले। सामने से एरिन कहता है कि क्या तुम क्या सोचते हो कि मैं एक बच्चा हूँ और तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। नेड कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम क्या सोचते हो तुम मेरे से बच जाओगे, तुम मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। एरिन के ऊपर वो अपनी स्वॉर्ड को तान देता है और कहता है अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, और मैं जैसा सोच रहा था कि मैं तुम्हें बड़े आराम से मार दूंगा बिना किसी दर्द के, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल को काट दूंगा, वो भी जिंदा। इसी के साथ वो अटैक कर देता है और तेजी के साथ वो अटैक एरिन को लगने वाला होता है। एरिन कहता है यही तो मैं चाहता था। इसी के साथ उसकी एक डेविल स्माइल को देखा जा सकता है और हम देख पाते हैं वो अपने पेपर को सामने लाता है, सामने की तरफ वो स्वॉर्ड जो कि अचानक से उस पेपर में समा जाती है। वो पेपर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने प्राइस को पे कर दिया है, अब हम तुम्हें उस जगह की लोकेशन बता देंगे कि वो डिमोनिक रियलम का गेट कहाँ पर है। एरिन कहता है कि ये मज़ेदार था, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। सामने से वो नाइट भी शौक होता है कि ये सब क्या हो रहा है। एरिन जो कि अब उस गेट की लोकेशन जान चुका है, वो तेज़ी के साथ उसी तरफ पढ़ना चाहता है। वो टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करता है और सीधे उस गेट के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये चीज़ देखते हुए वो मेन नाइट भी शौक होता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं, उसे रोको। इसी के साथ एरिन जो कि तेज़ी से भागते हुए उसी गेट की तरफ जा रहा होता है और कहता है ये बास्टर्ड क्या समझते हैं कि ये मेरा पीछा कर सकते हैं, ये सब बेकार है, मैं एक बार उस गेट के अंदर चला जाऊं। इसी के साथ वो गेट जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, एरिन उस गेट में कूदने के लिए तैयार होता है। पीछे की तरफ वही नाइट जिसने अपनी स्वॉर्ड को खो दिया है, वो एक वेपन को मीन्स के एक ट्री को उखाड़ता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है अच्छा अब तुम नहीं बचने वाली। इसी के साथ वो अटैक कर देता है। एरिन जो कि उसको डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता, वो चाहता बस इतना है कि वो तेजी के साथ बस उस गेट को क्रॉस कर ले। इसी के साथ एरिन जैसे ही उस गेट को क्रॉस करता है उसकी बॉडी धीरे धीरे वहां से डिसअपियर होने लगती है। वो कहता है अब हम अगली बार मिलेंगे, जिसे देखते हुए वो नाइट हैरान होता है और थोड़ा नर्वस भी होता है कि अब वो क्या करेगा। इसी के साथ जो एरिन है वो यहाँ से गायब हो जाता है। वो नाइट यहाँ पर गुस्से में होता है और उसे गालियां दे रहा होता है और कहता है कि सच में ये डिमोनिक पर्सन ये डिमोनिक रियलम में जा तो चुका है, लेकिन अभी जिंदा वापस नहीं आने वाला। और इसी के साथ हम देख पाते हैं उसी डिमोनिक रियलम का सीन जहां पर कि बहुत ज्यादा मीन्स की बहुत ज्यादा तबाही मची हुई होती है। सीन यहां पर दोबारा से एक अजीब सी लोकेशन पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं एरिन को जो कि कुछ खा रहा होता है और कहता है बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है और ये जगह मैं समझ नहीं पा रहा, ये किसी तरह की डंजन है जिसको हाथों से बनाया गया है, एक सेक्रेट डिमोनिक आर्ट प्लेस, एक ऐसी जगह जो मैन मेड है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे यहाँ से कैसे वापस जाना है। सामने की तरफ एक बैरियर लगा हुआ है और बैरियर की दूसरी तरफ एक गार्डियन मॉन्स्टर है जो कि इस जगह की रक्षा कर रहा है। मुझे वो यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा और एक बार मैं अगर बाहर चला भी जाता हूँ तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पे एरिन बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि अब वो क्या करे। उसके पास एक मौका भी होता है और वो देखता है तो क्या जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। वो बार बार एरिन के ऊपर गुस्सा कर रहा है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पेनल्टी
मिली है, तुमने एक ऐसी चीज़ को हमें दी है जो तुम्हारी नहीं थी, इसी वजह से तुम्हें पेनल्टी मिलती है। एरिन को इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जो चाहे कहते रहो। एरिन जो कि यहाँ पे परेशान होता है बस यही सोच के कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, उसकी नज़र पड़ती है दूर एक दीवार के कोने पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है। वो सोचता है ये स्ट्रेंज है, वो जाकर उस पत्थर को दबाता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एरिन शॉक होता है और आवाज़ आती है, तुम इसके लायक नहीं हो, और इसी वजह से एरिन इस चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। एरिन शॉक होता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ पर बेकार पर्सन हूँ, मेरे को कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से बाहर जा पाऊँ। एरिन जो कि सामने की तरफ एक पत्थर देखता है और सोचता है क्या मैं अपने टेलीपोर्टेशन को इस पर यूज़ करूं, एक बार मैं अगर इसको यूज़ करता हूं तो वह पत्थर अंदर आ जाएगा और मैं बाहर चल जाऊंगा। एरिन अपने टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ एरिन वो पत्थर अपनी जगह पे बदल लेते हैं और एरिन इसी के साथ खुश होता है और कहता है कि अब मैं बड़े आराम के साथ यहाँ से वापस जा सकता हूँ, इसने वर्क कर दिया है। और तभी हम देख पाते हैं पीछे की तरफ वही अजीब सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि गुस्से के साथ एरिन को ही देख रहा होता है और एरिन के ऊपर एक जोरदार रोर करता है और एरिन जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एरिन क्या उस मॉन्स्टर से बच पाएगा और हाँ क्या एरिन अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा भी पाएगा या फिर नहीं। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।